हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम आप सबके लिए लेके आए हैं क्लास 10th का सैंपल पेपर। हाँ जी, क्लास 10th का सीबीएसई ने जो लेटेस्ट अपलोड किया है सैंपल पेपर, और आप सबके पीरियोडिक्स पीरियड वो भी आने वाले हैं, तो इसलिए हम आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन बूस्ट हो जाए, इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th का सैंपल पेपर, वो भी किस सब्जेक्ट का, मैथ का। और आज हम करेंगे सेक्शन ए, फिर हम करेंगे सेक्शन बी, फिर सी। ठीक है जी, तो इसमें ज्यादा टाइम ना लगाते हुए हम पहला एमसीक्यूज करते हैं। 1 से लेके 20 तक सारे एमसीक्यूज हैं। हम स्टेप वाइज पहले एमसीक्यूज करेंगे, फिर आगे करेंगे। ठीक है, और जैसा पैटर्न आप देख रहे हो ना इस पेपर में, जैसा पैटर्न इसमें है वैसा ही पैटर्न आपको फाइनल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि अगर किसी किसी बच्चे के पास सैंपल पेपर नहीं है तो वो हमें डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे अपनी जीमेल का, आप उसमें हमें टेक्स्ट कीजिए कि सर क्वेश्चन पेपर, तो हम आपको सैंपल पेपर भी भेज देंगे। क्योंकि देख रहे हो ना, हमारे पास वो नहीं है ना, ऐसे ऐसे करो, ऐसे अगला हो गया, ये अगला सम हुआ, अगला हो गया, हमारे पास नहीं है, हमें क्वेश्चन लिखना पड़ता है, इसलिए स्पेस कम है, इसलिए हम क्वेश्चन सिर्फ उतना लिखेंगे जितना कि आपको समझ लग जाए कि हाँ भी क्वेश्चन में है क्या, वो कहना क्या चाहता है। ठीक है, इसलिए वीडियो को ज्यादा टाइम ना खींचते हुए क्वेश्चन करते हैं। पहले ऑप्शंस में नहीं लिखूंगा क्योंकि हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो जी, इसमें बोल रखा है, पहला क्वेश्चन है कि आपको दो ए बी नंबर दिए हुए हैं, प्राइम नंबर हैं। ए बोला है उसने p की पावर क्यूब, q की पावर 4, b बोल रखा है p स्क्वायर q क्यूब। ठीक है जी, इसमें भी HCF क्या देख रहा है, दे रखा है PMQ में, और यहाँ पे LCM दे रखा है PRQS। ठीक है जी, और ये चीज m प्लस n और r प्लस s फाइंड करनी है। और वीडियो को देखने से पहले एक बार खुद ट्राई कीजिए, क्या पता आपसे ही हो जाए। चलो जी, पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ना खुल के लिखते हैं। हम पहले HCF और LCM, हमारी पहली अप्रोच क्या है, हम LCM और HCF निकालेंगे। ठीक है, उसको निकालने का सबसे आसान तरीका, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं चलता कि सर ये PQ दे रखा है, होंगे कैसे, तो हम आसान सा तरीका लेके आए उसके लिए भी। ठीक है, ये मैंने इसको खोल के लिख दिया, अब इसका भी पोस्टमार्टम कर दो जी। चलो जी, P इंटू पी कर दिया, अब Q है उसका भी पोस्टमार्टम कर दो जी। कर दिया सर, कर दिया पोस्टमार्टम। अब हम निकालेंगे पहले HCF, पहले निकालेंगे HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वो कैसे निकालते हैं, देखो, जो कॉमन है वो उठा लो, जो कॉमन है उनको उठा लो, और मेरा Q भाई साहब, और ये रहे Q भाई साहब, ये हमने कॉमन उठा लिए। अब कॉमन उठा लिए तो बस इनके लिख दो, P कितने हैं 2, तो P स्क्वायर आ गया, Q कितने हैं 3, तो Q क्यूब आ गया, हमने उठा लिया। ये हमारा HCF आ गया, ये हमारा HCF आ गया। अब LCM भी निकाल लेते हैं, अब हम LCM भी निकाल लेते हैं। LCM कैसे निकालते हैं, सबसे पहले जो कॉमन है ना, जो हमारा HCF आया उसको यहाँ पे लिख लो। HCF क्या है हमारा, P स्क्वायर Q क्यूब। अब जो बच गया साथ में उसको भी लिख दो, बचा गया हमारा, एक यहाँ पे P बच गया और एक यहाँ पे Q बच गया। तो इसके साथ हमारा LCM क्या आया, P कितने हो गए, ये 3, और Q कितने हो गए, ये 4। इसी के साथ हमारा LCM भी आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बच्चों को एग्जाम पास में आ गए हैं कि बेसिक कंसेप्ट, हर चीज के बेसिक कंसेप्ट फॉर्मूलेज आते होंगे। ठीक है, फिर भी मैं साथ में थोड़ा थोड़ा बताते भी चलूंगा। ठीक है, LCM दे रखा P क्यूब Q 4। अब देखो, अब सर HCF LCM निकाल तो लिया, उनका करेंगे क्या, करेंगे ना बच्चा। ये देखो, हमें HCF दे रखा है P की पावर m, Q की पावर n, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा, HCF दे रखा है कितना, A और B का, P की पावर n, Q की पावर n, इधर भी HCF इधर भी HCF, ये HCF भी किस चीज का है, A और B का है। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड भी आपस में क्या होगी, इक्वल, मतलब P की पावर n Q की पावर n इज इक्वल टू P स्क्वायर और Q क्यूब। ठीक है जी, अब कैसे करना है, देखो, बेस सेम पावर भी सेम, m की वैल्यू आ गई 2, बेस सेम पावर भी सेम, n की वैल्यू आ गई 3। इसी के साथ हमें P और m और n की वैल्यू मिल गई। देखो, ऐसे ही हम LCM का निकाल लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड भी इक्वल सर, PRQS। ठीक है जी, और यहाँ पे कितना दे रखा है, P क्यूब Q4, R की वैल्यू कितनी आ गई जी 3, और हमारी S की वैल्यू कितनी आ गई जी 4। समझ लगी ना, M की वैल्यू भी आ गई, N की भी, R की भी और S की भी। अब निकालना क्या था हमें, M प्लस N। चलो यहाँ पे लिख देता, निकालना क्या था हमें, ये चीज हमें निकालनी थी।
m कितना है 2 और वो 3, वो r की वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू 4, 3 + 2 5, 4 + 3 7, 5 7 = 30, तो इसका आंसर क्या आ गया 35। तो इसका आंसर क्या था m + n r + n का आंसर क्या था 35। जो बच्चे अभी जुड़े हैं बता दें कि हम मोस्ट एक्सपेंसिव चीज नहीं, एक्सपेंसिव है वही कर रहे हैं आपके लिए सैंपल पेपर क्लास 10th का। ठीक है जी, पहले वीडियो का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो जी, अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स एज फैक्टर ऑफ p। अब आप बोलोगे, कई बच्चे बोल रहे हैं सर इतना तेज क्यों बोल रहे हो, क्योंकि बच्चा अगर मैं धीरे बोलूंगा, आपने भी तो वीडियो फॉरवर्ड पे उस प्ले स्पीड पे जाना है, स्पीड सीधी बढ़ा देनी है, सर तेज बोलो, इससे अच्छा हम तेज ही बोल लेते हैं। ठीक है जी, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका मतलब इक्वेशन होता है हैविंग रूट्स एज अ फैक्टर ऑफ p। अब देखो, जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन बनानी है ना, उसका सबसे सफलता की कुंजी, सबसे आसान चीज होती है, जब भी आपसे पूछें ये याद रखो बस, सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। बस ये चीज याद रखो, आपका बेड़ा। आपकी एक्सरसाइज 2.2 है, उसमें भी कुछ सम्स है जिसमें बोला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको रूट्स दे रखे हैं और बोला है आपको कि क्या निकाल दो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल दो। हर एक क्वेश्चन पे ये चीज लगती है, हर एक क्वेश्चन पे। ठीक है, तो हम इसी तरीके से इसको करने लगे हैं। उसको बोला है कि इक्वेशन बनानी है जिसके फैक्टर ऑफ p। अब फैक्टर ऑफ p में क्या होगा, देखो एक तो p होगा, एक तो फैक्टर p का p होगा, एक और कौन होगा, एक होगा 1। अब 1 की होगा, देखो p × 1, p × 1 क्या होता है, p होता है ना, फैक्टर मतलब क्या होता है, जिस चीज के टेबल में आते हैं। और देखो p के टेबल में तो आएगा ही आएगा, और किसके टेबल में आ सकता है, और बचा 1। इसका मतलब एक हमारा फैक्टर हो गया p, एक हो गया हमारा 1। मतलब अल्फा की वैल्यू आ गई हमारी, अल्फा हमारा p है और बीटा हमारा 1 है। तो बस कर दो इसको, देखो x² का x² माइनस सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और x का x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा × बीटा इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अब देखो x² का x² आ गया माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब p + 1, x का x, अल्फा × बीटा मतलब p इक्वल टू 0। क्वेश्चन खत्म। देखो एक नंबर का था, एक नंबर आ गया। यही है ना, कैसे निकालते हैं, जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ने बोला हो कि भाई साहब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना दो, आप सिर्फ ये फॉर्मूला लगाओ, x² माइनस सम ऑफ जीरो x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इसके बहुत अच्छे कई क्वेश्चंस भी होते हैं, हर एक क्वेश्चन लेकिन इस चीज से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ पॉज कीजिए और फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो जी, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 करने लगे हैं, जिसमें आपको क्या दे रखा है, fx की वैल्यू दे रखी है px² माइनस 2x प्लस 3p। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है आपको, और यहाँ पे एक साथ में क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। ये अल्फा बीटा 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 कुछ नहीं होता, अल्फा बीटा सिर्फ उसके रूट्स होते हैं। ठीक है, रूट्स किसके, इस चीज के। अब रूट्स वगैरह क्या होता है, वो जब हम 10th क्लास का सिलेबस शुरू करेंगे तब हम सारा कुछ बताएंगे साथ में। ठीक है, फिलहाल के लिए सिर्फ वीडियो सैंपल पेपर के लिए है। ठीक है, इसलिए हमारा मेन फोकस होगा सैंपल पेपर, और ये उन बच्चों के लिए जरूरी है जिन बच्चों ने, जिनकी तैयारी पूरी हो गई है, बस ये लास्ट में बहुत आपको हेल्पफुल होगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए हर एक बच्चे, क्योंकि बहुत सारे जब आपके पेपर होंगे ना, पीरियोडिक जो होगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन सही दिखेंगे आपको, तो आपने किया होगा तो पहले मजे ही मजे। चलो, इसमें ये बोल रखा है फाइंड क्या करना है, p फाइंड करना है। ठीक है, इसमें गिवन है हमें अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। इसका मतलब होता है सम ऑफ रूट्स, इसका मतलब होता है सम ऑफ रूट्स, जिसका फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है जी, और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जिसका फॉर्मूला होता है c/a। ठीक है जी, सम ऑफ रूट्स -b/a, देखो -b/a, और अल्फा प्लस बीटा क्या है, c/a। ठीक है, a से a कट गया, बचा क्या मेरा -b = c। अब -b, अब b की वैल्यू कौन सी होती है, ये एक चीज याद रखना बस आप, ax² + bx + c
इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म होती है, ये जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब देखो ये a x के साथ वाला, x के साथ वाला जहां पे सिंगल x है उसके साथ में क्या है b, ये सिंपल x के साथ क्या है b, तो इसका मतलब हम b क्या ले लेंगे अपना -2। एक -2 यहाँ पे है, एक माइनस यहाँ पे है, माइनस माइनस प्लस, और b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई 2। c की वैल्यू कितनी है, देखो c कांस्टेंट अकेला बचा ये, तो यहाँ पे आ गया 3p। अब ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो 2/3, p की वैल्यू कितनी आ गई, p की वैल्यू कितनी आ गई 2/3, p की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, सिर्फ जो चीज उन्होंने दे रखी थी हमने वैल्यूज पुट की, कटिंग की और हमारा आंसर आ गया, इतना आसान है। ठीक है, चलो पॉज द वीडियो टू टेक स्क्रीनशॉट। चलो जी, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। इसमें बोला है इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x + y = 1, 3x + y = 1। और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और जिनके पास सैंपल पेपर नहीं है, वो पहले तो लिंक में जाके, डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे, उसमें से जाके उस फोल्डर को पहले डाउनलोड कीजिए। जब आप फोल्डर डाउनलोड करेंगे फिर वीडियो को देखिए, ताकि आपको क्वेश्चंस तो ज्यादा क्लियर हो। हम लिख रहे हैं फिर भी हम लिख रहे हैं जितना आपको समझ लग सके। ठीक है, ये इक्वेशन दे रखी है 3x + y = 1, और दूसरा दे रखा है 2k - 1x + 2k - 1y 2k + 1। दोबारा बोल क्या है, ईमेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਈਡੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। अच्छा, ਆਈਡੀ ਤੇ ਟੈਕਸਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ओके, ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਟੈਕਸਟ ਕਰ ਦਿਓ ਆਈਡੀ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ। अच्छा, तो मैंने मतलब मेल सन भेज दियो। ਹਾਂ, ਮੇਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ। ठीक, ਫੋਲਡਰ ਨਹੀਂ ਕੋ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣਾ। ओके ਐਵੇਂ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ओके। चलो जी, अब हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोला है इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x + y = 1 एंड 2k - 1 ब्रैकेट में x + k - 1y = 2k + 1 इज इनकंसिस्टेंट, फाइंड k। अब ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब मैं समझाने के लिए इसके बारे में पूरा ग्रंथ बता सकता हूँ आपको, क्योंकि आपकी लीनियर इक्वेशन में पूरा पेज एक वो बॉक्स सा बना हुआ है, पूरे बॉक्स में से क्वेश्चन अब मान के चलो 1-2 तो आएंगे, फिर भी हम आने वाले टाइम में एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इतना कुछ बता देंगे ना, आप सिर्फ उतने क्वेश्चंस भी पढ़ के चले जाओ ना, आपके 50+ नंबर आ जाएंगे। मजाक नहीं कर रहा, सच में कह रहा हूँ कि सिर्फ उतने क्वेश्चंस कर लेना 50+ आ जाएंगे, चाहे वो स्टैंडर्ड वाला हो चाहे वो बेसिक वाला हो। चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला है द सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। अब जब भी इनकंसिस्टेंट होता है ना, तब एक चीज याद रखना, तब ये चीज बनती है हमारी, ठीक है जी, a1/a2, b1/b2, c1/c2। ये डज नॉट इक्वल टू होता है किसकी चीज के केस में, इस चीज पे ध्यान देना। यहाँ पे अलग अलग केस दिए होते हैं, इन्फिनिटी दे देते हैं, कंसिस्टेंट दे देते हैं। इस चीज के लिए आप रेफर करो बॉक्स 3, वो एक्सरसाइज 3.2 में है शायद। ठीक है, चलो अब देखो इक्वेशन क्या है, ये a है हमारा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a1 मेरा क्या है 3, b1 मेरा 1 और c1 क्या है मेरा 1। ठीक है जी, लिख रहा है। और यहाँ पे क्या मेरा a2 है मेरा 2k - 1 और b2 है मेरा k - 1 और c2 है मेरा 2k + 1। ठीक है जी, ये बस वैल्यूज पुट कर लो। a1 कितना है 3 डिवाइड बाय b1 डिवाइड बाय a2 कितना है 2k - 1 इक्वल टू b1 कितना है 1, b2 k - 1 डज नॉट इक्वल टू c1 कितना है 1, c2 कितना है 2k + 1 डज नॉट इक्वल को तो भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। k की वैल्यू निकालनी है, हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। इसमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। बड़ी क्लास हो गई है, बताऊंगा नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। चलो जी, फिर ये इधर गया, ये आ गया 3k - 1 = 2k - 1। अब ये अंदर सॉल्व होगा, ये आ गया 3k - 3 = 2k - 1। अब k वालों को एक साइड कर लो, कांस्टेंट को एक साइड कर लो, 3k - 2k - 1 + 3। अब देखो 3k में से क्या गया k और 3 में से 1 गया 2, तो k की वैल्यू कितनी होगी 2।
इसी के साथ क्वेश्चन खत्म। और ये इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा है क्योंकि इसके जैसा को तो आपको चाहे बोर्ड हो, स्टैंडर्ड हो, पीरियोडिक हो, 10th क्लास में जो जो बच्चा पढ़ रहा है ये चीज तो आएगी आएगी। ये क्वेश्चन तो 1 नंबर का पक्का आना ही आना है, ठीक है। एक क्या कहता है 2 दिख जाए आपको, लेकिन आएगा जरूर, ठीक है। चलो इसी के साथ स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। इसमें बोला एक PQRS एक पैरेललोग्राम है, PQRS एक पैरेललोग्राम है। और जिन जिन बच्चों के पास सैंपल पेपर नहीं है, हम डिस्क्रिप्शन में अपना जीमेल दे देंगे, आप उसमें हमें टेक्स्ट कीजिए कि सर क्वेश्चन पेपर, और आपको हम क्वेश्चन पेपर फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। नहीं तो आप ऑफिशियल जो CBSE की वेबसाइट है वहां से जाके भी डाउनलोड कर सकते हो, जो आपको सही लगे, ठीक है। फिर भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसमें क्या है, एक पैरेललोग्राम है PQRS, इसमें P के कोऑर्डिनेट्स भी पता है, Q के कोऑर्डिनेट्स भी पता है, R के कोऑर्डिनेट्स भी पता है, लेकिन S के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, और S के कोऑर्डिनेट्स हमें बताने हैं। तो X के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या मान लेंगे कुछ देर के लिए, X और क्या मान लेंगे, X और Y। और ये क्वेश्चन जिन बच्चों को नहीं पता कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, ये देखो यहाँ से मैं डायगोनल्स इसको ज्वाइन कर दूंगा और यहाँ से मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है जी। और पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो भी 10th में एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चलो जी, यहाँ पे लगेगा हमारा कौन सा फॉर्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला कौन सा होता है जी, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, और क्या होता है y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। ये कौन सा है, मिड पॉइंट फार्मूला। बंगी बॉटल, ये है हमारा मिड पॉइंट फार्मूला। इसको यूज कीजिए, इसमें अप्लाई कीजिए। एक बार मैं PR में लगाऊंगा और इक्वल टू QS में लगाऊंगा, ठीक है। और देखो ये x1 होता है, ये y1, ये x2 है, ये y2 है। जब मैं PR ले रहा, ये x1 देखो फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2, 3 माइनस 3, देखो 3 माइनस 3 डिवाइड बाय 2, देखो 3 में से 3 गए क्या होता है 0, तो सीधा ही लिखो ना, सीधा ही लिख दो 0। ये आगे भी x के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, अभी हम निकालेंगे y के। देखो y1 y2, देखो 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 डिवाइड बाय 2। 4 में से 2 गए सर 2, 4 में से 2 गए 2, और नीचे भी 2 है, 2 डिवाइड बाय 2, करके कितना आ गया 1, करके कितना आ गया 1। तो इसी के साथ मेरे PR के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 0,1, PR के कोऑर्डिनेट्स। अब मैं निकालूंगा QS के, इसके QS के। देखो ये मेरा x1, ये मेरा y2, ये मेरा x1, ये मेरा x2, ये y2, ये x1, ये मेरा y1। देखो क्या है मेरा फॉर्मूला, इक्वल टू x1 प्लस x डिवाइड बाय 2, ठीक है ना, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। अगला क्या है y1 प्लस y2 डिवाइड बाय, ठीक है जी, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। चलो जी, अब ये चीज इसके बराबर, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वल होता है ना, डिस्टेंस दोनों पैरेललोग्राम के बीच में डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, तो ये चीज इसके बराबर और ये वाली चीज इसके बराबर। चलो जी, अब हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। मैं यहाँ पे कर रहा, यहाँ पे 0 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस x डिवाइड बाय 2। 2 उधर जाके मल्टीप्लाई, 2 0 जा 0, यहाँ पे आ गया 0 माइनस 2 प्लस x, इधर माइनस उधर जाके प्लस, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब ऐसे मैं क्या करूंगा, इस चीज को इसके इक्वल रख दूंगा, इस चीज को इसके इक्वल रख दूंगा, कैसे 3 प्लस वाई डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 1, 3 प्लस वाई डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 1। देखो उधर जाएगा मल्टीप्लाई, 2 1 2, ठीक है जी, इधर प्लस उधर जाके माइनस, तो कितना आ गया y 3 माइनस 2, 2 माइनस 3 माइनस 1, ठीक है। अब ये मत पूछना, ये चीजें नहीं बताऊंगा कि साइन बड़े का है, ये है वो है, 10th क्लास के बच्चे आप, माड़ी मोटी बात थोड़ी है, 10th क्लास में हुए आप। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। MCQs कर रहे हैं हम सेक्शन A के, और जिन जिन बच्चों की आपके दोस्त हैं जो 10th क्लास में पढ़ते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो ताकि वो भी सैम्पल पेपर ये सॉल्व कर सकें। और मैं बार बार कह रहा हूँ
कि ये चीजें आएंगी आपके फाइनल में, पीरियोडिक में, यही चीजें दिखनी है आपको। ठीक है, चलो हम पॉज द वीडियो टू टेक स्क्रीनशॉट, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो जी, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोला है दो ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल एबीसी, दूसरा ट्राइंगल पीक्यूआर। कौन सा? एक ट्राइंगल एबीसी और दूसरा ट्राइंगल पीक्यूआर, जो कि दोनों आपस में क्या है? सिमिलर हैं। दोनों आपस में क्या है? सिमिलर हैं। और उसमें बोला है एएम और पीएन क्या एल्टीट्यूड्स हैं। देखो एएम ऐसे बनाते हैं एल्टीट्यूड्स, और पीएम क्या है? एल्टीट्यूड्स हैं। एएम और पीएन क्या है? एल्टीट्यूड्स हैं ऑफ दिस ट्राइंगल। अगर AB स्क्वायर इज इक्वल टू पी की ये रेशियोज दे रखी है, और ये मेरे को फाइंड क्या करना है? एएम रेशो पीएन, एएम रेशो पीएन। अब सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें है ये कि ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। सिमिलर का मतलब ये होता है कि उनकी आपस में रेशियोज क्या हैं? इक्वल हैं। सिमिलर का मतलब क्या होता है कि उनकी रेशियोज आपस में क्या है? इक्वल। मैं बना के बताता हूं आपको। देखो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। बहुत सारे बच्चों को ना रेशियोज लिखनी भी नहीं आती कि रेशियोज को लिखते कैसे। देखो सबसे आसान तरीका बताऊंगा आपको। पहले AB है, इधर से AB ले लो, इधर से PQ ले लो। यहाँ पे मैंने ले लिया AB, साथ में नीचे लिख दिया PQ, AB अपॉन PQ। अब एक बार इन अगलों को ले लो, BC इक्वल टू BC अपॉन QR। ठीक है जी। अब क्या बच गया मेरा? ये और ये, मतलब ये यहां से ये। अब एक बार इनको ले लो। ठीक है, ये क्या है? AC इज इक्वल टू PR। ठीक है जी, ये पूरा चीज लिख दिया मैंने। चलो ये चीज क्यों लिखी? क्योंकि ये ट्राइंगल्स आपस में क्या हैं? सिमिलर्स हैं। जब भी दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो तो उनकी जो ट्राइंगल्स की साइड्स हैं वो आपस में रेशियोज में क्या होती हैं? इक्वल होती है। ऐसे ही देखो उसने बोला ये एल्टीट्यूड है AM और PN। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में इक्वल है, अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, तो इनकी रेशियो ये AM और PN भी आपस में क्या होगी? रेशियो में क्या होगी? इक्वल होगी। AM ओवर PN। अभी पता है मैं क्यों लिख रहा हूं? ये इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि आपने पिछले 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंट वाला, बाय CPCT। और जिन बच्चों को CPCT की फुल फॉर्म पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि भाई साहब CPCT की फुल फॉर्म क्या, हम देखे भी तो सही कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब गिवन क्या है मुझे? AB अपॉन PQ की का स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9। इधर स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा? अंडर रूट। इधर स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा? अंडर रूट। मैं सीधा यहाँ पे ऐसे करके बना रहा, जगह कम है, अंडर रूट बन गया। अब 4 किसका होता है जी? 2 का, और 9 का क्या होगा? 3। ठीक है जी। अब देखो AB और PQ की वैल्यू कितनी आ गई? 2:3। AB और PQ की वैल्यू कितनी आ गई? 2:3। अब ये देखो AB और ये देखो AM PN, ये भी दोनों आपस में क्या है? इक्वल्स हैं। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हुए तो ये इक्वल नहीं होगा, तो ये जितनी वैल्यू इसकी है उतनी वैल्यू इसकी है। इसका मतलब AM रेशो PN की वैल्यू क्या आ गई? 2:3 आ गई। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी खत्म। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बच्चे चाहते हैं कि सर सीधी सी ट्रिक बता दो, इतना ना करना पड़े, तो क्या करो, जितना नंबर दिया होता है उसका अंडर रूट निकाल लो। कोई भी नंबर है ना, यहाँ पे 4 9 एट द एंड हमने किया तो अंडर रूट ही सॉल्व है ना। ये चाहे लिखा चाहे ना लिखो, सीधा एक नंबर का क्वेश्चन है, इसका सीधा अंडर रूट सॉल्व करो। 4:9 है, 2:3 आंसर। अगर 16/25 होता, हम क्या करते? 16 का 4 आ गया, 25 का 5 आ गया, तो आंसर क्या आ जाएगा? 4/5। सिंपल रूट्स को सॉल्व कर दिया और आपको आंसर मिल जाएगा। चलो जी, पॉज द वीडियो टू टेक स्क्रीनशॉट, फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो जी, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा आसान है। ट्रिग्नोमेट्री तो मेरा इश्क ना, लव यू चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री मतलब मजे। ठीक है जी। इसमें x की वैल्यू निकालनी है। सिर्फ अगर आपको एक टेबल याद है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। टेबल कौन सा सर? 8.2 में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, एंगल्स की tan 30 कितना होता है, tan 60 कितना होता है, sin 0 कितना है, वो पूरा टेबल आपको
दे रखा है 8.2 में। ठीक है, चलो जी x का x आ गया tan 60। सर जी tan 60 क्या होता है? tan 60 की वैल्यू होती है अपनी, tan 60 की वैल्यू क्या आती है √3। tan 60 की वैल्यू क्या आती है √3 मल्टीप्लाई बाय cos 60। सर अब cos 60 क्या है? cos 60 की भी अपनी वैल्यू होती है 1/2 इक्वल टू sin 60 क्या है? sin 60 की भी एक अपनी वैल्यू होती है, वो होती है √3/2 मल्टीप्लाई cot 60। अब cot 60 कुछ नहीं, tan का उल्टा ही क्या होता है? cot होता है। tan का उल्टा ही क्या होता है? cot होता है। यहाँ पे मैं लिख देता, कहीं पर tan थीटा लिखा है ना, उसको आप ऐसे करके ये भी लिख सकते हो, sin का उल्टा cos। ठीक है जी, और हमारा एक और होता है, क्या कहते हैं, cos, सॉरी sin का उल्टा cosec और cos थीटा का उल्टा secant। ठीक है, चलो अब cot का उल्टा tan 60 होता है √3, तो cos 60 क्या होगा 1/√3। सिंपल, उल्टा लिख दिया, बात खत्म। चलो जी, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखो √3 से √3 कट, इस 2 से ये 2 भी कट, अब बचा क्या इधर x × √3 = 1, क्योंकि ये सारा तो कट ही हो गया ना। 2 उधर, इधर 2 सीधा क्यों काट दिया मैंने? क्योंकि 2 इधर डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, ऊपर नीचे फिर कटिंग हो जाएगी। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 1/√3, x अपॉन 1/√3। इसी के साथ हमारी x की वैल्यू भी खत्म हो गई। चलो जी, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और चलो जी, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √2, tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू √2। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब आप बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो ना, जैसे CDS, NDA, ये सारे एग्जाम्स में, उनमें भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। आपको क्यों नहीं पूछेंगे? आप भी 10th क्लास के हो गए हो, इसीलिए यह क्वेश्चन आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अब ये इस क्वेश्चन को करने के लिए ना एक इतना छोटा सा तरीका होता है, लेकिन उससे पहले, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। इससे पहले मैं एक लंबा सा एक और तरीका होता है, पहले उससे सॉल्व करता, जो इसकी असली अप्रोच है। वो क्या है? देखो, sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √2। हम सबसे पहले क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग बोथ साइड। देखो, sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं आइडेंटिटी लगा दूंगा, a² प्लस b² प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 2। √ से कट गया ना। ये देखो, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा कितना होता है? कितना होता है जी? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। इधर प्लस, उधर जाके माइनस। sin थीटा cos थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख रहा है 1 होती है। तो ये 1 हो गया, इधर प्लस, उधर जाके, तो ये कितना आ गया जी? sin थीटा और cos थीटा कितना हो गया? 1 हो गया। तो यहाँ से इसको नीचे भेजो, तो sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 1। क्या आ गई? sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। अब इसको और आगे तो सॉल्व कर नहीं सकते, ठीक है? कैसे किया मैंने? इन दोनों को स्क्वेयरिंग किया और ये सॉल्व आ गई। अब मैं उसको भी कुछ कर लेता। tan को मैं क्या लिख सकता हूँ? sin थीटा ओवर cos थीटा, प्लस cot को मैं लिख सकता हूँ cos थीटा ओवर sin थीटा। ठीक है जी, tan को मैंने लिख दिया sin ओवर cos, cot को मैंने लिख दिया cos ओवर sin। अब ये उन्हीं बच्चों को समझ लगेगा जिनके थोड़े बहुत बेसिक्स क्या हैं, क्लियर हैं, और जिन बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ रखा है। ठीक है, बाकी देखते रहो आगे इसकी निंजा टेक्निक बताने वाला हूं मैं। ठीक है, तब तक ये देखो आप। अब देखो नीचे एलसीएम लेके क्या आ गया? cos थीटा sin थीटा, फिर हम रेसिप्रोकल, इधर गया ये sin स्क्वायर थीटा, और ये क्या उधर गया? ये बन गया cos स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, अब sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। और cos थीटा और sin थीटा क्या है? देखो, cos थीटा और sin थीटा क्या? 1/2। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1/2। अब ये चला जाएगा ऊपर, तो कुल मिला के इसका आंसर कितना आ गया? 2। इस पूरे का आंसर कितना आ गया? sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √2 का आंसर क्या आया? tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू
2। अब बहुत सारे बच्चे इसको याद भी कर लेते हैं, आपको याद करना है तो याद कीजिए, नहीं तो हम आपको निंजा टेक्निक बताने लगे हैं। उससे पहले नोट डाउन कर लो एक बार। चलो मैं मिटाने लगा। ये देखो, हम क्यों ना ऐसा काम करें, यहाँ पे थीटा और थीटा है ना, क्यों ना हम थीटा की वैल्यू निकाल लें, थीटा की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे। अब थीटा को ऐसी वैल्यू पुट करो कि ये √2 आ जाए। मान लो मैं थीटा को कितना पुट कर रहा, 45 पुट कर रहा, थीटा को कितना पुट कर रहा, 45, मतलब sin 45 प्लस cos 45। अब cos 45 कितना होता है, 1/√2, cos 45 कितना होता है, 1/√2। अब इनको प्लस करोगे क्या आएगा, 2/2, डिनोमिनेटर सेम, सीधा प्लस हो जाएगा। उसके बाद हम इसको क्या कर देंगे, इसको हम रैशनलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे, रैशनलाइज कर देंगे। अब देखो √2 × √2 2, और ये ऊपर वाला वैसे का वैसे, क्योंकि मल्टीप्लाई तो हो नहीं रहा। और देखो √2 से 2 कट गया, बचा क्या, √2। कितना बचा, √2। इसका मतलब अगर मैं tan थीटा को 45 लूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, √2। बस यही चीज मैं इस पे पुट कर रहा। अब मैं यहाँ पे भी 45 पुट कर दूंगा, यहाँ पे भी 45 पुट कर दूंगा। tan 45 कितना होता है मेरा, 1। cot 45 कितना होता है मेरा, 1। 1 + 1 2। ये देखो और ये देखो, बड़े तरीके करने, बड़े से भी आंसर कितना आया, 2, छोटे से भी आंसर कितना आया, 2। तो आप चाहे सीधा 2 लगा दो। ठीक है जी, इस अप्रोच से भी कर सकते हो आप, बड़े वाले से भी कर सकते हो। प्रेफर मैं ये करूंगा कि आप थीटा की वैल्यू पुट कर लिया करो जब भी एमसीक्यूज में कोई भी क्वेश्चन पूछा हो। फायदा उसका ये है कि आपको बड़े बड़े, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, एक के लिए आप एक पेज थोड़ी भर दोगे, एक लाइन ही भरोगे ना। इसीलिए छोटे से छोटा क्वेश्चंस को करने की ट्राई किया करो। चलो पहले वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे चलते हैं। चलो जी, हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, 9 की ओर चलते हैं। चलते चलते पहुंच गए हम 9 की ओर। इसमें 9 में से ट्राइंगल दे रखा है, एक ट्राइंगल है ABC, और इसमें बोला है DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC, जिसमें AE की वैल्यू दे रखी है A, EC की वैल्यू दे रखी है B, DE की वैल्यू दे रखी है X, BC की वैल्यू दे रखी है Y। तो निकालना क्या है, निकालना ये बोला इसमें कि 4 ऑप्शन दे रखी है, बताओ इनमें से ट्रू कौन सी है, कि 4 ऑप्शन तो उसने दे रखी है। कहता बताओ जी चारों में से सही कौन सी है। चलो जी, जब भी ट्रायंगल आ जाए, ट्रायंगल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक ही है, वो है हमारी बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है जी, बीपीटी हमारी थ्योरम होती है, बीपीटी। ठीक है, इसमें ये होता है कि अगर ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हो तो इनकी रेशियोज भी आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इसी से जैसे हमने पीछे सिमिलर वाला क्वेश्चंस किया था ना, क्वेश्चन किए थे, वैसे ही ये क्वेश्चन है। अब देखो अगर वो पैरेलल है, अगर क्या है DE पैरेलल टू BC है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ AE, देखो AE पूरे का AC, AE पूरे का AC, और इधर क्या है DE डिवाइड बाय BC, DE डिवाइड बाय BC। और यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ AD पूरे का AB, AD पूरे का AB। पर मैं क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि वैल्यूज नहीं गिवन है, और हमने करना भी क्या, वैल्यूज भी नहीं गिवन है, इसलिए मैं सीधा इसमें वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। ठीक है, AE कितना है, AE है मेरा A ओवर AC कितना है, AC पूरा है, देखो A प्लस B, DE कितना है मेरा X, और BC कितना है मेरा Y, Y। अब सबसे पहले देखो ऐसी चीज कहीं मिल रही है X ओवर Y, ये रहा X ओवर Y, लेकिन ये चीज है नहीं है, मतलब ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकती, बाकी में X की वैल्यू गिवन है और Y की वैल्यू गिवन है। हम X की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, देखते हैं निकलता है। ये देखो y इधर डिवाइड, उधर आके मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा AY अपॉन A प्लस B इज इक्वल टू X। अब ऐसा कुछ है कहीं पे, ये रहा ऑप्शन नंबर C में, AY ओवर A प्लस B। पानी भी लेके आते हैं। ठीक है जी, A ओवर A प्लस B क्या बना, AY प्लस AB, ऑप्शन नंबर C।
इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी खत्म हो गया है। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ लगी हो। इसमें हमने बीपीटी थ्योरम यूज किया है और ये वो बच्चे ज्यादा फोकस करना जिन बच्चों की पूरी रिवीजन हो रखी है, पूरा एनसीईआरटी उन्होंने पूरी रटी पड़ी है, ठीक है। वरना बीपीटी थ्योरम पूरा एक कांसेप्ट है, उसको मैं इतनी जल्दी तो समझा नहीं सकता, समझाऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और हमारे क्वेश्चन वैसे भी छूट जाएंगे, ठीक है। बीपीटी थ्योरम फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। जब भी दो लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं और ये रेशियोज में क्या होती है, इक्वल होती है, मतलब ए यहाँ पे लिखता है देखो, ए पूरे का AC इज इक्वल टू डी पूरे का BC और ये AD पूरे का AB। ये किससे हुआ, बाय यूजिंग बीपीटी थ्योरम, और हमने इन दोनों को उठा लिया, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ लगा हो। अगर समझ नहीं लग रहा तो वीडियो को एक बार नहीं तो 2 बार देखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना। इतना नहीं कर सकते यार, 6 महीने ऐश की है ना, अब 2 महीने पढ़ लो। चलो जी, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले लो। चलो जी, हम अपना अगला क्वेश्चन 10th, और देख लीजिए हम वीडियो के पूरे आधे में आ गए हैं। हम 10th तक क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। 10th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें बोला है ट्रेपीजियम है, ये साइड आपस में पैरेलल है, AOC BOB हाफ, ये सारा कुछ गिवन है और फाइंड क्या करना है, BC। फाइंड क्या करना है हमारा, BC। ये वाली साइड क्या करनी है, फाइंड करनी है। ये वाली साइड क्या करनी है, फाइंड करनी है। चलो देखते हैं कैसा होगा। देखो AO, ये रहा AO और OC, ये रहा OC, DO। मैं एक काम करता हूं, मैं इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC, अगर मैं इसको सिमिलर प्रूफ कर दूं, अगर मैं इनको सिमिलर प्रूफ कर दूं, अब बोलोगे सर कैसे, देखो 2 चीजें तो गिवन ही है, 2 चीजें तो गिवन ही है, और तीसरा क्या हुआ, ये वर्टिकल ऑपोजिट, तीसरा क्या होगा, ये वर्टिकल ऑपोजिट। तो क्या हो गया, ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गए ना, तो यहां लिख रहा मैं सिमिलर, क्योंकि ये देखो वर्टिकल ऑपोजिट, इसको मैं 1 मान रहा, इसको 2 यहां पे लिख देता, 1 = 2। रीजन क्या है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। अब देखो वैसी AO ओवर BO या OB इज इक्वल टू OD ओवर OC, फिर इसको AD ओवर BC, ठीक है जी। अब देखो AO OC, ये रहा OC, OD, ठीक है। इसको थोड़ा ना उस हिसाब से एडजस्ट करके लिख लो, ठीक है। AO ओवर OC इज इक्वल टू DO ओवर OB इज इक्वल टू AD। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी है, 1/2, इसकी वैल्यू कितनी है, 1/2। AD अपॉन BC, AD की वैल्यू कितनी है, कहां पे है AD हमारा, ये रहा, ये क्या है हमारा AD की वैल्यू कितनी है, ये भी हमें नहीं मालूम। चलो AD को भी AD लिख रहे और यहाँ पे हम लिख रहे BC, AD को हम क्या लिख रहे, BC। चलो जी, ये क्या उधर, ये कितना आ गया, 2 to the 4, 4 to the 8। AD की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। यहां से हमारी AD की वैल्यू, सॉरी AD की नहीं, हमारी BC की। पर ट्रेपीजियम है ना, ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती तो है। ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल और पैरेलल। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि AD और BC दोनों के आपस में बराबर हैं, ठीक है, आपस में दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो इससे हमारा BC की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। इसी के साथ हमारा 10th क्वेश्चन भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। चलो फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो जी, हम अपने अगले क्वेश्चन 11 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डायग्राम मैंने बना लिया है, क्योंकि आपके पास उम्मीद करता हूँ सैंपल पेपर है। अगर सैंपल पेपर नहीं है, लिंक में हम डिस्क्रिप्शन में हम आपको अपनी जीमेल बता देंगे, उसमें आप हमें टेक्स्ट कीजिए, हम आपको सैंपल पेपर भेज देंगे। उसने बोला है कि एक सर्कल है, उस पे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ की हुई है और जो एंगल बन रहा है वो एंगल 60 है और रेडियस कितना गिवन है, 3। फाइंड क्या करना है इसमें, फाइंड करना है PA। क्या फाइंड करना है इसमें, PA फाइंड करना है। चलो जी, अब एक प्रॉपर्टी पता होगी आप सबको, ये देखो ये पूरा 60 है ना, ये लाइन इसको आधा काट रही है, तो अगर पूरा 60 है तो ये इतना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। एक प्रॉपर्टी होती है, टेंजेंट्स अगर यहाँ पे मीट कर रहे हैं वो 60 हो, यहाँ पे एक दूसरी रे आई, वो इसको क्या करती है, इक्वल पार्ट में काट देती है। पूरा 60 तो आधा कितना हुआ, ये आधा कितना हुआ हमारा, 30 हुआ, ठीक है जी। अब ये निकालना है। अब देखो इसको अगर मैं यहाँ पे साइड पे बनाऊं, ये कुछ ऐसा बन रहा है ना,
यहाँ पे 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो और ये 3 है, तो ये ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल में हम क्या लगा सकते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखो ये 90, इसके सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, पहले मैं लिखता tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये एंगल है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस है और ये क्या है हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ठीक है जी, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। tan 30 कितना होता है जी हमारा 1/√3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा मालूम नहीं, वही तो निकालना है, और बेस हमारा कितना है 3, बेस हमारा कितना है 3, अब ये इधर चला गया, ये आ गया 3/√3, इसको मैं कर रहा रैशनलाइज, ये आ गया 3/√3 अपॉन 3 से 3 कट, बचा क्या √3, और यही हमारा क्या है आंसर, √3 ही हमारा क्या है आंसर है। रुकना 1/2, हाँ जी यही हमारा क्या है आंसर है। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चंस भी खत्म हो गए। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलो जी हम अपने क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसने क्या कहा हुआ है, क्या इसने कहा है एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर में क्या है एक सर्कल है, और इस सर्कल का क्या पूछा हुआ है एरिया। बहुत ही बेकार तो नहीं कहेंगे लेकिन बहुत ही आसान सा सम है, ठीक है। ये एक स्क्वायर है, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर सबको पता हुआ है साइड इनटू साइड, और निकालना है क्या लेकिन एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखो रेडियस तो हमें पता नहीं है, लेकिन ये देखो ये सर्कल का ये पूरा साइड कितनी है 6, ये पूरी साइड कितनी है 6, अगर ये 6 है तो ये पूरी, ये भी कितनी होगी, ये भी पूरी 6, और ये पूरा डायमीटर, इसका मतलब डायमीटर कितना है 6 सेंटीमीटर है, डायमीटर कितना है 6 है। तो रेडियस हम कैसे निकालते हैं, डायमीटर का आधा ही क्या होता है हमारा, मतलब 6/2 सेंटीमीटर, रेडियस कितना आएगा हमारा 3 सेंटीमीटर, डायमीटर का आधा ही क्या होता है रेडियस होता है। ये देखो ये पूरा सर्कल, इस सर्कल में ये जो आधा है ना, आधा इसी को मैं क्या कहता हूँ रेडियस, अगर पूरा ज्वाइन कर दूंगा डायमीटर, आधा तो रेडियस, बस क्वेश्चन खत्म। पाई आर, पाई को पाई रहने दो क्योंकि जो ऑप्शंस है वो पाई में दे रखी हैं, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, क्वेश्चन खत्म। इतना आसान था। और वीडियो क्वेश्चन को देखने से पहले एक बार खुद भी ट्राई किया करो, क्या पता कुछ जो क्वेश्चन आपसे हो जाए तो अगला निकाल दो ना, जल्दी खत्म करो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो जी अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, हाँ जी हम अपने सैंपल पेपर में सेक्शन नंबर ए कर रहे हैं आज, और अपने दोस्तों को वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, आग लगा दो, फैला दो, मैं कहता हूँ इस वीडियो को, क्योंकि बार बार मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चंस क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्लास 10th के लिए, ठीक है जी। और जो बच्चे घबरा रहे हैं ना 8 सर आपने हमारा तो छोड़ ही दिया, हम आपका कंटिन्यू करेंगे, ये सिर्फ इनका सैंपल पेपर बना रहे हैं हम, ठीक है। 10th क्लास का सिर्फ सैंपल पेपर है, वीडियोस भी आएंगे, चैप्टर वाइज आएंगे, चैप्टर्स क्या एनसीईआरटीज, एग्जांपल्स, एग्जाम्पलर, अरिहंत वाले क्वेश्चन, ओसवाल वाले क्वेश्चन, हम सारा कवर करेंगे। लेकिन थोड़ा भी हमने नया शुरू किया, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, थोड़ा टाइम हमें चाहिए, थोड़ा टाइम आप हमें दो, ठीक है जी। फिर भी हम अपनी तरफ से पूरी एफर्ट्स, पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सम ऑफ दी लेंथ, ब्रेथ, हाइट 6/√3 गिवन है, और इसमें देखो लेंथ ऑफ डायगोनल कितना है 2/√3 है, और फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सम ऑफ लेंथ मतलब लेंथ, सम मतलब तो प्लस होता है ना, देखो प्लस कर दिया और इक्वल टू लिख दिया 6/√3, इक्वल टू लिख दिया लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 6/√3, और ये क्या लेंथ ऑफ डायगोनल। जिन बच्चों को नहीं पता लेंथ ऑफ डायगोनल्स क्या होता है, उसका एक फार्मूला होता है, वो याद कर लो, l² + b² + h² इज इक्वल टू 2/√3, l² + b² + h² इज इक्वल टू √3, और निकालना है क्या है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या फार्मूला होता है इसका, 2 लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ, ये किसका फार्मूला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। आपको ये दे रखा है, आपको ये दे रखा है, आपको ये निकालना है। चलो जी निकालते हैं। सबसे पहले देखो इसको मैं स्केलिंग बोथ साइड कर दूं,
अंडर रूट खत्म हो जाएगा, ये भी थोड़ा सा अच्छा नंबर आ जाएगा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर रहा है, देखो एल स्क्वायर यहाँ पे लिखा है स्क्वेयरिंग बोथ साइड, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, स्क्वायर करूंगा रूट से रूट उठ गया, खत्म हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा 2 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके क्या आएगा, देखो 2 इंटू 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, मैंने इसको पूरा खोल दिया, दो बार लिख दिया क्योंकि ऊपर क्या था स्क्वायर, 2 2 जा 4 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 3 4 3 जा 12। तो इसका मतलब इसको सॉल्व करके कितना आएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 12। ठीक है जी, समझ लग रहा है ना। चलो जी, अब मैं इसको इसमें भी वही चीज कर रहा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दूं, इसमें भी किया है इसमें भी कर रहा, ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। एक मिनट इसको नोट करो, मैं ऊपर रेज करके फिर इसको थोड़ा ऊपर लिख देता, ठीक है, पहले इसको नोट कर लो। चलो अब मैं इसको ना ऊपर लिख रहा, इसको मैं लिख रहा ऊपर, जगह तो है नहीं। चलो जी, L प्लस बी प्लस एच इज इक्वल टू कितना था 6 अंडर रूट, कितना था, एक मिनट रुकना, कितना था 6 अंडर रूट 3, L प्लस बी प्लस एच कितना था 6 अंडर रूट 3। अब मैं कर रहा स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्या कर रहा स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्या होगा एल स्क्वायर, पूरा लिख देता, फिर बोलोगे सर कहाँ से क्या ही आ गया, 6 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लग रहा है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, 9th क्लास की आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मैं बोल रहा जो आइडेंटिटी होती है, ठीक है, नहीं तो ऐसे देख लो, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2lb प्लस 2bh प्लस 2hL इज इक्वल टू, देखो 6 का स्क्वायर 36 और अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 3, तो ये आ गया 108, ये आ गया 108, 108 यानी 18 9 और 10 108। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू कितनी है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है, ये देखो हमने निकाल भी लिया, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितनी वैल्यू है 12, तो यहाँ मैं क्या पुट कर दूंगा 12। और देखो 2 2 2 2 सभी में ले रहा कॉमन, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इज इक्वल टू 108 इज इक्वल टू 108, ये इधर प्लस उधर जाके माइनस, ये इधर प्लस उधर जाके माइनस, 108 में से 12 गए 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये देखो ये आ गया हमारा, यही क्या होता है, ओहो देखो यही तो हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है, और यही क्या है हमारा टोटल सरफेस एरिया। इसका मतलब हमारा आंसर कितना आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कुछ क्वेश्चंस तो लेंथी होंगे ना, बोर्ड का कुछ क्वेश्चंस लेंथी भी हैं, बोले ये मिक्सअप होता है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन छोटे और आसान होते हैं। आपने देखे पीछे हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे सारे आसान और छोटे थे, कुछ क्वेश्चन तो लेंथी भी होंगे, कुछ क्वेश्चन तो लेंथी होंगे ना। चलो ये क्वेश्चन नंबर 13 खत्म हो गया। इसमें मैंने क्या किया, दोनों बार स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया, दोनों साइड, और सॉल्व कर दिया और मेरा आंसर आ गया। सिर्फ इसमें क्या था, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। बस इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी खत्म हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और चलो जी, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। और बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है, अच्छा काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा क्या बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें डिफरेंस, इस क्वेश्चन में बोला हुआ था डिफरेंस बिटवीन मॉड एंड मीडियन इज 24। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, तो मैंने लिख लिया मॉड माइनस मीडियन इज इक्वल टू 24। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या बोला, देन फाइंड मीडियन माइनस मीन, निकाल दो मीडियन माइनस मीन निकाल दो। चलो जी निकाल लेते हैं, और यहाँ से देखो पहले मैं मॉड निकाल रहा, यहाँ से मैं मॉड निकाल लेता हूँ, इधर माइनस उधर जाके प्लस, तो ये आ गया 24 प्लस मीडियन। और ये स्पेशल मार्कर आपके लिए लिया क्योंकि इसमें मीडियन मॉड ना गंदा गंदा से दिखेगा वरना, इसलिए थोड़ा बड़ा बड़ा। ठीक है, इसलिए स्पेशल मार्कर, निंजा टेक्निक, स्पेशल जादुई शक्तियां इसमें, शक लक बूम बूम। ठीक है जी, अब
आगे करने से पहले एक एम्पिरिकल फार्मूला होता है स्टैट्स में जो सभी बच्चों को पता होना चाहिए, और इस पे मैं स्टार बना देता और यहाँ पे लिख देता। बहुत बार बच्चे भूल जाते हैं। 3 मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन। बहुत बार बच्चे भूलते हैं, बहुत बार। इसको याद रखना, स्टार के भी 2 स्टार बना देता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से मॉड निकाला ना, यहाँ से भी मैं मॉड निकाल रहा, ठीक है। इसको इधर भेज रहा, क्या आएगा 3 मीडियन माइनस 2 मीन, सो मीन इज इक्वल टू मॉड, ठीक है जी। अब मॉड की वैल्यू कितनी है मेरी 24 प्लस मीडियन, तो मॉड की जगह मैं क्या लिख रहा 24 प्लस मीडियन। देखो 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू 24 प्लस मीडियन अब देखो मीडियन एक उधर है, एक मीडियन इधर है, उधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, उधर प्लस इधर आके माइनस। इधर 3 मीडियन है, उधर से एक आया, कितना मीडियन हो गया 2 मीडियन हो गया। तो यहां में लिख रहा कितना मीडियन हो गया 2 मीडियन हो गया, 2 मीडियन हो गया। और साथ में क्या माइनस 2 मीन इक्वल टू 24, वो 24 है, इक्वल टू 24। अब देखो 2 मैंने कॉमन ले लिया, 2 कॉमन, तो बचा क्या मेरा मीडियन माइनस मीन इज इक्वल टू 24। 2 इधर मल्टीप्लाई, उधर आके डिवाइड, तो कुल मिला के मेरा मीडियन माइनस मीन कितना आ गया 12 आ गया। ओ मीडियन माइनस मीन कितना आ गया, ध्यान से देख लो, मीडियन माइनस मीन कितना आ गया 12 आ गया। और इसको ना आप कह भी सकते हो, आसान तरीका एक और होता है कि ज्यादातर नहीं 50-60% यूज होगा कि अगर आपको मॉड माइनस मीडियन 24 दे रखा है, मीडियन पूछा हो तो सिंपल आधा कर दो। ये 24 था, इसका आधा ही क्या 12 होता है, सिंपल आधा कर दो। लेकिन हर बार नहीं चलेगा, ये कभी कभार, ठीक है। आधा करके क्या आएगा 12 आ गया। देखो कैसे किया मैंने, यहाँ पे मॉड की वैल्यू निकाल ली, फिर ये इंपेरिकल फार्मूला होता है हमारी बुक्स में भी दिया हुआ है, फिर यहाँ से भी मैंने मॉड निकाल दिया, मॉड की वैल्यू पुट की, सॉल्व किया, 2 कॉमन ले लिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, समझ लग रही है ना। और जिस बच्चे को समझ लग रही है वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा एफर्ट्स लगाओगे तब भी तो हम आपके लिए और ढेर सारी वीडियोस लाएंगे। जितनी जल्दी आप कहोगे सर 10th शुरू करा दो, हम 10th भी स्टार्ट करा देंगे, ठीक है। लेकिन कोई आप भी कुछ एफर्ट्स आप करो, कुछ एफर्ट्स हम करेंगे। आप ही तो हमें मोटिवेट करते हो, आप मोटिवेट करोगे तो हम मोटिवेट होंगे ना, तभी तो हम वीडियोस बनाएंगे आपके लिए। चलो जी, पॉज द वीडियो टू टेक स्क्रीनशॉट, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो जी, हम अपने क्वेश्चन नंबर 15 की और एमसीक्यूज हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर बहुत हम धीरे धीरे हमने शुरू किया था और अपने क्वेश्चन नंबर 15 की और या 15 क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। अब 15 क्वेश्चन पे ना स्टार बना लो। 15 क्वेश्चन होगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि ये आपने वो किया होगा ना एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उसकी जो पहली एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर शायद 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें भी ये क्वेश्चन है डिट्टो। तो ये क्वेश्चन वो भी आ सकता है 2 मार्क्स का, ये भी आ गया एक आपके सामने है, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाले में। एक ये वाला इंपॉर्टेंट है और एक उसकी अगली एक्सरसाइज है, उसमें क्वेश्चन है वो क्लॉक वाला, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, इसको करने का ना एक आसान सा सीधा फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इनटू, अब देखो अब है क्या सर्कल, सर्कुलर व्हील है ना, व्हील होता है सर्कल। अब जब टायर घूमता है तो टायर घूमता है तो उसका क्या, वो टायर क्या नीचे लगता है, एरिया नीचे लगता है क्या सर्कमफ्रेंस। देखो ये सर्कल है, ये बीच वाली जगह इसकी होती है एरिया और ये इसका क्या होता है सर्कमफ्रेंस होता है। अब जब टायर घूमता है नीचे क्या लगता है, ये सर्कमफ्रेंस नीचे लगता है ना, इसलिए लिखेंगे इनटू 2 पाई r। 2 पाई r क्या होता है सर, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू उतने उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, उसने डिस्टेंस कितना कवर किया। बस देखो ये निकालना है आपको, ये और ये चीजें गिवन है। डिस्टेंस कितना है 11 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना है 11 किलोमीटर और रेडियस कितना है 0.25 मीटर। एक चीज मीटर में है, दूसरी किलोमीटर में है, तो हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे। देखो 11 किलोमीटर है ना, उसको मैं लिख रहा 11
1000 और आगे क्या लग रहा है मीटर, यहाँ पे मैं लिख देता 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। मैंने क्या कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया, 11 के आगे 3 जीरो लगा दी, क्योंकि अगर 1 किलोमीटर में 1000 होता है तो 11 में कितना होगा 11000 डिवाइड बाय, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा ना, 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू होती है 22/7। देखो नीचे 7 आएगा, नीचे 7 चला जाएगा घूम के ऊपर, इंटू क्या बचा 0.25, 0.25 आ गया। देखो 0.25 है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना 25/100, तो 100 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे नीचे से ऊपर घूम के कहाँ चला गया ऊपर। अब बस कैलकुलेशन है कर लो, 25 पे 100 आ गया 4 पे, ठीक है जी। ये देखो इसको सीधा काट रहा मैं, इससे आ गया 2 और यहाँ पे आ गया 1000, ठीक है जी। अब देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 1, खत्म। अब देखो 1000 बच गया और 7 बच गया, 7 into 1000 7000 मीटर, नहीं सॉरी कितना आ गया 7000। इसका मतलब उस गाड़ी ने कितने रेवोल्यूशन लिए, वो टायर कितनी बार गोल गोल घूमा 7000 बार, कि 11 किलोमीटर में वो गाड़ी जो थी उसका टायर कितनी बार घूमा 7000 बार घूमा। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन यही होता है कि गाड़ी चल रही है और गाड़ी का टायर नीचे घूम रहा है, ऐसे क्वेश्चन आएगा, आपको डिस्टेंस देंगे, बताओ कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन क्या है, टायर इतने डिस्टेंस में कितनी बार घूमा। और यूनिट्स का ध्यान जरूर रखना है इन क्वेश्चंस में, यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे किलोमीटर है, मैंने कन्वर्ट कर दिया, चाहे तो आप इसको बदलो चाहे इसको बदलो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। पॉज दी वीडियो टू टेक स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। चलो जी, हम अपने क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। आपको स्टैट्स का क्वेश्चन है, ये क्लास भी दे रखी है और फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है। इसमें निकालना क्या है, इसमें निकालना है सम ऑफ लोअर लिमिट, लोअर क्लासेस का, ये जो क्लास है इसमें लोअर, ये लोअर होती है या अपर होती है, ये लोअर ये अपर, छोटे वाला लोअर बड़े वाला अपर, ठीक है। और मीडियन और मॉड का क्या निकालना है, सम निकालना है। मीडियन और मॉड का क्या निकालना है, सम निकालना है। देखो मॉड तो सबसे आसान है। मॉड क्या होता है जी, मॉड होता है जो फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर है। सबसे बड़ा नंबर कौन है, देखो 10 15 12 20 19, सबसे बड़ा नंबर कौन 20। तो मॉड क्या आ गया इसमें, मतलब मॉड वाली क्लास कौन सी आ गई, ये 20। और 20 में भी फ्रीक्वेंसी क्या लेंगे हम, मतलब देखो जो मॉड करते हैं ना, मॉड में देखते हैं सबसे बड़ा नंबर कौन है, और जो सबसे बड़ा नंबर हो उसी लाइन को उठा लेते हैं। मैं इस लाइन को उठा रहा, इसमें ये अपर लिमिट है, ये कौन सी लिमिट है, लोअर, तो उसने पूछा लोअर, तो लोअर कितनी आ गई मेरी 15, ये था मॉड। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, लेकिन अब हमें निकालना पड़ेगा मीडियन, और मीडियन को निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सीएफ। सीएफ क्या होता है जी, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। सीएफ क्या होता है हमारा, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। इस मॉड को अभी मैं हटा रहा और यहाँ पे लिख रहा, मॉड मेरा कितना आ गया है 15, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। अब मैं निकाल लूंगा, कैसे निकालते हैं ये तो सब आपको पता ही है सर। पहले नंबर को वैसे वैसे लिख दो, फिर इसमें अगले को प्लस करते जाओ, प्लस करते जाओ, प्लस करते जाओ। देखो 15 + 10 25, 25 + 12 37, 37 + 20 47, 57, कितना आ गया 57, 57 और 9 3 वो 8 60 और 6 66। तो ये हमारा क्या आ गया सीएफ। कैसे निकालते हैं, इसमें ये प्लस करते जाओ, 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 ठीक है जी। ये हमारा क्या आ गया, मीडियन आ गया। और आपको बता देता हूं, जब आप इस पूरे का सम करोगे ना, तब भी आपका आंसर क्या आएगा 66 आएगा, तब भी क्या आएगा 66। देख लेना, अगर इसका सम 66 आया और ये भी 66 है, इसका मतलब हमने यहाँ तक अभी तक सही किया, ठीक है। अब ये आ गया। अब एक चीज होती है n/2, n होता है ये, n क्या हमारा 66, 66/2 कितना आया हमारा 33। अब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता चल रहा होगा n/2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मीडियन का पूरा फॉर्मूला होता है, उसमें n/2 दिया होता है, n/2 - CF/F × H पूरा दिया होता है। अब जिन बच्चों की रिवीजन कर रखी है, जिन बच्चों को स्टैट्स तो आता है अच्छे से, ये सैंपल पेपर मैं उनके लिए ही सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। ये देखो n/2 66/2
2 कितना आया काट के 33। अब 33 से जस्ट बड़ा नंबर देखो कौन सा है, जो भी जस्ट बड़ा नंबर हुआ वही हमारा क्या है, वो डाटा हम उठा लेंगे। देखो 33 जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, 33 से जस्ट बड़ा नंबर है 37, इसका मतलब हम इसको उठा लेंगे और इसमें भी किसको उठाएंगे, 10 को, क्योंकि सम पूछा है लोअर और लोअर का। तो मॉड प्लस मीडियन कितना आ गया, मॉड था हमारा 15, मीडियन हमारा आ गया 10, तो कुल मिला के आंसर हमारा कितना आ गया 25। आंसर हमारा कितना आ गया 25। समझ लगा। CF पहले हमने मीडियन निकाला, फिर हमने मॉड निकाला। हम जब चैप्टर समझाएंगे तब पूरी चीज, तब तो कहोगे सर कुछ ज्यादा ही बेसिक करा रहे आप, तब मैं एक एक चीज समझाऊंगा। लेकिन अभी सैंपल पेपर है ना, ये जल्दी जल्दी जिन बच्चों ने रिवीजन किया उनके लिए जल्दी जल्दी चाहिए, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, ठीक है। चलो जी, इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है, फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। और चलो जी, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। सर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एक लाइन का था, मैंने सोचा मैं सीधा देख के क्वेश्चन बोल दूंगा क्या लिखना। उसने बोला है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, उसने बोला है कि एक डाइस है, एक डाइस को हमने कितनी बार टॉस किया है, 2 बार टॉस किया है। अब देखो सबसे पहले लिखते हैं सैंपल स्पेस। जब आप एक डाइस को 2 बार टॉस करोगे, यहाँ थ्रो करोगे, क्या तब क्या क्या आएगा, देखो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, यही आएगा ना। कि मान लो मैंने थ्रो किया, मेरा 1 आ गया, वो हमारे दूसरे टीममेट ने थ्रो किया, उसका 1 आ गया। मैंने थ्रो किया, मेरा 1 आ गया, उसने थ्रो किया, उसका 2 आ गया। मैंने थ्रो किया 1, उसका 3 आ गया। या ऐसा भी हो सकता है, मैंने थ्रो किया 2, उसका 1 आ गया, मेरा 2 आया, उसका भी 2 आ गया, 2 3। अब ऐसे ऐसे करके बनती जाएंगी, ठीक है जी। 3 1 3 2 कितना आ गया। अब मैं सीधा लिख रहा, क्योंकि ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी में भर भर के दे रखे हैं। और लास्ट क्या है मेरा 6 1 6 2, पूरा लिख देता है, 1 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब इसमें निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 6 विल कम एट लीस्ट वंस। जो कह रहा है 6 कितनी बार आना चाहिए, एटलीस्ट वंस। कहता 6 कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए, एटलीस्ट 1। यहां पे लिख रहा 6 विल कम एटलीस्ट वंस। कहता एक बार तो आना ही चाहिए, एक बार से ज्यादा है तो सर हम नहीं लेंगे, तब भी लेंगे। कम से कम एक आना चाहिए, ज्यादा तो जितना मर्जी बार आए। चलो टोटल आउटकम्स कितनी है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। चलो जी, टोटल कितने हैं सर, 36 है। 36 कैसे, देखो 6 इधर से 6 इधर से, 6 into 6 36, टोटल आ गए 36। अब एटलीस्ट कितने हो, कम से कम 6, कम से कम 6 एक बार आना चाहिए। देखो एक बार आ रहा है, 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 एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार। कितने हो गए, 6 इधर से हो गए, 6 इधर से हो गए। तो बड़े बच्चे लिखेंगे 12/36 हमारा आंसर। लेकिन ध्यान से देखो, 6 आपने ऐसे ले लिए, 6 आपने ऐसे ले लिए, ये 6 कितनी बार आ गया, ये 6 तो 2 बार आ गया, लेकिन 6 तो हमने एक ही बार लेना है, तो आंसर क्या है। अब कहोगे सर 6 2 बार क्यों ले रहे हो, वहां पे तो 6 विल कम एटलीस्ट वंस क्या है ना, सिर्फ एक बार। तो बच्चा एटलीस्ट में हम एक को तो ले सकते हैं, लेकिन अगर एक से ज्यादा हो तो उसको भी हम ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पे मैं 6 को ले रहा। ठीक है जी, देखो 6 इधर से 6 इधर से, 6 6 36, कितने हो गए, 6 इधर 6 इधर, 12 12 में से एक को कम कर दो, कितने बचे 11। इसका आंसर क्या आ गया 11/36। इसी के साथ प्रोबेबिलिटी तो बड़ी आसान सी चीज है, कार्ड्स याद कर लो तुम, ये कुछ रोल्स के डाइस कॉइन्स याद कर लो, चैप्टर खत्म। ठीक है जी, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 17 भी खत्म होता है। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 18। चलो जी, अब हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें बोला है 5 tan बीटा इज इक्वल टू 4, फाइंड
ये सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ से tan निकाल लेंगे। tan बीटा क्या आएगा मेरा 4/5, और ये बीटा कुछ नहीं, यहाँ पे ये बीटा किसकी तरह काम कर रहा है, ये एंगल है, ये बीटा क्या है, एक एंगल है, ठीक है। तो कितना आ गया 4/5। अब देखो आपके पास दो तरीके हैं इसको करने को, यहाँ तो वो ट्राइंगल बना लो, ठीक है जी, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ठीक है। ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, और ये हमारा बेस हो गया। ये दो साइडें पता है, तीसरी निकाल के यहाँ तो वैसे कर लो, फिर साइन कॉस सभी की वैल्यूज निकाल लेना, वैसे कर लेना। लेकिन इससे आसान तरीका भी है, इससे एक आसान तरीका भी है, वो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय कॉस थीटा बाय न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। उससे क्या होगा, ये चीज आधी हो जाएगी। कैसे, देखो 5 sin बीटा बाय cos थीटा, sin बाय cos क्या होगा tan, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना 5 tan बीटा माइनस cos बाय cos कट जाएगा सर, 2 ही बचेगा, 2 लिख दी। इधर देखो फिर वही चीज, sin के नीचे cos आएगा क्योंकि डिवाइड कर रहा हूं ना, cos इसके नीचे cos लिखोगे आएगा sin बाय cos tan बीटा प्लस cos के नीचे cos मतलब 2, ठीक है जी। अब वैल्यूज पुट कर दो, tan बीटा की वैल्यू कितनी है 4/5, 4/5 माइनस 2, 5 into 4/5 प्लस 2, देखो 5 से 5 कट, 5 से 5 कट, ठीक है। 4 में से 2 गए 2, नीचे 4 में से 2 प्लस किए कितना आ गया 6, तो ये आंसर कितना 1/3। ये सबसे आसान तरीका है, इससे भी आसान, ये बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, इससे तो पहले साइन निकालोगे या फिर पहले यहाँ पे आप साइन निकालना पड़ेगा, सॉरी साइन बीटा, फिर आपको कॉस निकालना पड़ेगा। इससे अच्छा जो चीज दे रखी है उसी को कर लो ना, जो चीज गिवन है वही कर लो, दूसरे चक्करों में क्यों पढ़ना, ठीक है। इसी के साथ 18 क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलो जी, हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अब धीरे धीरे इसके बाद में एक क्वेश्चन और बचा है, फिर हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन ए का सैंपल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट्स करके भी बताओ अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही, कोई भी डाउट हो, ठीक है जी। अब असर्शन और रीजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। असर्शन और रीजन बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं चलता कि सर होता क्या है, क्या कह देते हैं हर बार। असर्जन में क्या, देखो पहले उसने बोला है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज कितना, एंड एचसीएफ भी गिवन है और एलसीएम भी गिवन है। तो देखो हम चेक कर लेते हैं, देखो एक चीज होती है एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके जैसा भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा एक नंबर में, HCF into LCM is equal to A into B। देखो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 5780, मतलब 5780, एंड LCM दे रखा है 70 into LCM दे रखा है 340। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, अगर मल्टीप्लाई करके ये चीज आई तब तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर ये चीज नहीं आई तो मतलब ये झूठ बोल रहे हैं हमसे। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 700 7 4 28, 7 3 21 21 23, ठीक है। फिर ये 0 4 3 0 8 7 5 5780, देखो 5780 इसका मतलब ये बिल्कुल बात सही है। असर्शन क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये चीज प्रूफ हो गई ना कि जो उसने बोला बिल्कुल सही ऐसा हो सकता है। अब उसका रीजन क्या दे रहा है कि HCF इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ LCM। ये कहां है सर, ऐसा फैक्टर फुक्टर तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, इसका मतलब रीजन तो गलत है, मतलब है ये चीज सही, लेकिन ये जो उसने रीजन देख रहा है, रीजन क्या है गलत, रीजन क्या हुआ, ये होगा, रीजन ये होगा। और इसने बोला HCF इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ LCM, अपने आप में बात ये भी बिल्कुल सही है। जो HCF होता है वो LCM का एक फैक्टर ही होता है, क्योंकि जब भी हम LCM और HCF निकालते हैं तो आपने देखा होगा ये नंबर कुछ हम कॉमन उठा के LCM में भी लिखते हैं जो उसके फैक्टर होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि HCF इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ LCM। बात तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसका रीजन तो नहीं है ना, तो इसका आंसर आएगा कि जो असर्शन आपने दे रखा है वो बिल्कुल सही है, पर जो उसका आपने रीजन दे रखा है, रीजन क्या है, बिल्कुल गलत है। स्टेटमेंट दोनों सही हैं, लेकिन उसका रीजन क्या दे रखा है, रीजन बिल्कुल गलत दे रखा है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 19 भी खत्म हो गया। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की और करना शुरू।
चलो जी, अब हम पहुंच चुके हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 20 सेक्शन ए का एमसीक्यूज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। ये भी वही है, असर्शन एंड रीजन। सबसे पहले ये क्वेश्चन है, बिल्कुल अगर आपने 9th क्लास में सर्कल ढंग से पढ़ रखा है ना, कोऑर्डिनेटर अगर ढंग से पढ़ रखा है ना, तो ये वही चीज है। उसमें ना एक थ्योरम होती है, मिड पॉइंट थ्योरम। एक थ्योरम थी मिड पॉइंट थ्योरम। वो थ्योरम क्या कहती थी कि अगर एक ट्राइंगल है ना, अगर एक ट्राइंगल है ऐसे करके मान लीजिए, और ये दो उसके मिड पॉइंट्स हैं, और ये दो उसके क्या हैं, मिड पॉइंट्स हैं, और ये दो लाइनें आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। अगर DE पैरेलल टू BC, अगर DE पैरेलल टू BC, देन आप कह सकते हो कि DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ये साइड इसकी क्या होगी, हाफ होगी। ये मिड पॉइंट थ्योरम क्लास 9th में पूरा एक्सरसाइज थी इस पे पूरी एक। ठीक है जी, अभी मैं इतना बता दिया, जब भी एक ट्राइंगल है उसमें दो मिड पॉइंट्स हो और ये दो लाइनें आपस में क्या हो, पैरेलल हो, तब उनका DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ये रीजन दे रखा है, रीजन तो बिल्कुल सही है। इस चीज का जो रीजन दे रखा है ना, वो बिल्कुल सही दे रखा है। अब उसने पूछा BC कितना है, 20। BC कितना है जी, 20। हम ऐसा करते हैं कि हम BC निकाल लेंगे, चलो जी। निकालने से पहले हम क्या करें, ये देखो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इसकी हम लेंथ निकाल सकते हैं ना, इसकी हम लेंथ निकाल सकते हैं ना। इसकी हम लेंथ कैसे निकालेंगे सर, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब आप कहोगे सर कईयों में x1 माइनस x2 भी लिखा होता है, वो क्यों लिखा होता है, क्योंकि ऊपर होल स्क्वायर लगा है। क्योंकि जब वो माइनस करोगे ना, अगर साइन माइनस का भी आएगा तो वो होल स्क्वायर उसे क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। इसीलिए चाहे आप x2 माइनस x1 लिखो, चाहे x1 माइनस x2 लिखो। चलो जी, ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। ठीक है, x1 3 और ये -3, वहां पे माइनस 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 प्लस का स्क्वायर प्लस y1 हमारा 5। ठीक है जी, ये माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये भी आ गया 3 का होल स्क्वायर। चलो जी, 3 + 3 6 का स्क्वायर 36। चलो जी, 5 + 3 8 का स्क्वायर 64। इसको करोगे आप, आ गया 100, और 100 किसका होता है जी, 10 का। इसका मतलब हमारी DE कितनी आ गई, 10 आ गई। DE कितनी आ गई, 10 आ गई। अब आपने एक चीज वो भी ये यहाँ साइड पे लिखी रखा है, DE कितना है मेरा, 10 इज इक्वल टू हाफ BC। दो इधर डिवाइड करा के मल्टीप्लाई, तो BC की वैल्यू कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। देखो गिवन भी क्या था, BC की वैल्यू कितनी थी, 20 सेंटीमीटर, और हमारी I भी कितनी, 20 सेंटीमीटर, और रीजन भी उसने ये दे रखा है। तो इसका आंसर क्या हुआ कि जो उसने बोला है असर्शन भी बिल्कुल सही है और इसका रीजन भी बिल्कुल सही है। ठीक है, जो भी ऑप्शन होगी A B C, जो भी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, इसी के साथ हमारी सेक्शन A का सैंपल पेपर पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, सेक्शन B करेंगे, उसमें जल्दी आपके पास वो अगले दिन शायद वीडियो आ जाएगी आपके पास। तब तक इस क्वेश्चंस को ढंग से देखिए और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी, चलो जी, ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, एग्जाम्स आने वाले हैं।